नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गांधी जी के सामाजिक व्यवस्था के आधार पार्ट 2 के संबंध में चर्चा करी थी। आज हम उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी की सामाजिक व्यवस्था के आधार पार्ट 3 जो सामाजिक आधार थे, जो शेष रह गए थे, उनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गांधी जी के व्यक्ति व समाज संबंधी विचारों के बारे में और सामाजिक व्यवस्था के आधार का स्वरूप क्या है उसके बारे में चर्चा की थी। इसमें 2 बिंदुओं की चर्चा हम कर चुके थे। एक तो वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो, और वर्ण व्यवस्था में भी जो व्यक्ति जिस प्रकार की योग्यता रखता हो उसी तरह का उसको कार्य दिया जाए, और वो सभी व्यक्तियों में सभी प्रकार के अपने कार्यों का संपादन करे। इस संदर्भ में हमने चर्चा करी थी, और ये था कि वर्ण के आधार पे या कर्म के आधार पे किसी को श्रेष्ठ और किसी को हीन नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कोई भी कार्य समाज सेवा के रूप में है। व्यक्ति समाज की सेवा करके अपना स्थान सुनिश्चित करता है और अपना मान सम्मान और गरिमा प्राप्त करता है। अंत में हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किसी वर्ण को हीन या छोटा मानना धर्म नहीं, अपितु धर्म का निषेध है। आज हम गांधी जी के सामाजिक आधार पार्ट 3 में अगले बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका टाइटल है जन्म वर्ण की सदस्यता का स्वाभाविक आधार है। गांधी जी का मानना था कि जन्म वर्ण की सदस्यता का स्वाभाविक आधार है। गांधी जी ने स्वीकार किया कि मूलतः वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म को माना जा सकता है तथा सामान्यतः व्यक्ति स्वेच्छा से वर्ण का परिवर्तन नहीं कर सकता, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण जन्म से प्राप्त होता है, किंतु उसका संरक्षण उससे जुड़े हुए दायित्वों के पालन के द्वारा ही संभव है। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया कि ब्राह्मण माता पिता द्वारा उत्पन्न बालक को ब्राह्मण माना जाए, किंतु यदि बड़ा होकर वह ब्राह्मण के कर्तव्यों और सद्गुणों के अनुरूप आचरण नहीं करता है तो उसे ब्राह्मण कहा जाना उचित नहीं है। हालांकि गांधी जी ने जन्म को वर्ण व्यवस्था का आधार माना था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें कहा कि यदि कोई वर्ण अपने गुण और कर्तव्यों का गुण आधारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वो उस लायक नहीं रहता है। जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण माना जाएगा, लेकिन अगर वो बड़ा होकर अपने ब्राह्मण कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और आचरण में उसके सद्गुण नहीं हैं तो वो उसको ब्राह्मण कहना उचित नहीं है। दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण न हो किंतु अपने आचरण में ब्राह्मण के सद्गुणों का अभिव्यक्ति करे तो उसे ब्राह्मण माना जाएगा, भले ही वह स्वयं इसका दावा नहीं करे। उनका मानना था कि दूसरे वर्णों के कार्यों का ज्ञान प्राप्त करने तथा कालांतर में उन कार्यों में रुचि होने पर दूसरे वर्णों से संबंधित व्यवसाय में अपना लेने से वर्ण व्यवस्था के नियमों का किसी भी रूप में निषेध नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति
कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ण में जन्म लेता है और यदि वह अपने कर्तव्यों में उनका सही से पालन नहीं करता है तो वो उसका वर्ण व्यवस्था का आधार नहीं हो सकता। ब्राह्मण अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते हैं। और यदि कोई दूसरे वर्णों का ज्ञान प्राप्त करके कोई व्यक्ति अपने रुचि के कार्य करने लगे तो उस व्यक्ति के लिए वो निषेध नहीं है। वो शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी अगर गुण और कर्म के ब्राह्मण जैसे आचरण को अपने जीवन में उतारता है तो वो वर्ण व्यवस्था के नियमों का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं है या उनका निषेध नहीं होता है। तीसरा जो सामाजिक आधार उन्होंने बताया, वर्ण व जाति में भेद। उन्होंने जाति और वर्ण व्यवस्था जो प्राचीन भारत में देखी गई, रूढ़िवादी या अंधविश्वासी, उनमें वर्ण व जाति में उन्होंने भेद बताया है। गांधी जी ने वर्ण व जाति के मध्य भेद किया और जाति प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा अपने वर्तमान स्वरूप में हिंदू जाति पर एक कलंक के समान है। मतलब उन्होंने जो हिंदू समाज का तत्कालीन जो स्वरूप था उसको वो हिंदू जाति पर एक कलंक मानते थे और उसका कारण ये था कि वर्ण व्यवस्था व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्यों के लिए प्रेरित करके मानव के कल्याण को सुनिश्चित करती है तथा इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक वर्ण से जुड़ा हुआ कार्य और कर्तव्य प्रत्येक वर्ण के सदस्य समान रूप से गरिमापूर्ण माने जाते हैं या होते हैं। एक ब्राह्मण और मेहतर समान हैं और अपने निष्ठा से अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। वे दोनों समान रूप से आध्यात्मिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं और सांसारिक दृष्टि से वे अपने कार्यों के बदले अपना अधिकार और जीविका की प्राप्ति करते हैं। तो ये गांधी जी जाति और वर्ण में भेद मानते हैं और वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगला जो सामाजिक व्यवस्था का आधार उन्होंने बताया कि वर्णों की अनिवार्य समानता। वर्णों की अनिवार्य समानता का अर्थ यह है कि विभिन्न वर्णों की समानता गांधी जी की वर्ण व्यवस्था का मूल आधार है, किंतु उन्होंने ये स्वीकार किया कि अपने जन्मजात गुणों तथा शारीरिक व मानसिक क्षमताओं या योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्ति पूर्णतः समान हो ही नहीं सकते। वे वस्तुतः वर्ण व्यवस्था के माध्यम से व्यक्तियों की बौद्धिक व शारीरिक क्षमताओं से विभिन्नताओं के बावजूद उनके मध्य एक मूलभूत समानता की स्थापना करना चाहते थे। उनका मत था कि अपने वर्ण से जुड़े कार्यों को निष्ठापूर्वक संपन्न करने से व्यक्ति इस दृष्टि से समान हो जाएगा कि वे सभी अपनी अपनी क्षमता का प्रयोग समुदाय या समाज के हितों के लिए करें तथा बदले में समान रूप से अपनी जीविका उपार्जित करेंगे। इस प्रकार समाज में निरपवाद रूप से समानता स्थापित हो सकेगी। क्योंकि सारे वर्णों से जुड़े व्यवसाय को समान रूप से प्रतिष्ठापूर्ण माना जाएगा। वर्णों की अनिवार्य समानता, वर्णों में कोई भेद न मानकर उनकी अनिवार्य समानता है कि वो आपस में अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुरूप अपने कार्य करें और अपना स्थान प्रतिष्ठापूर्ण स्थापित वो कर सकते हैं। गांधी जी ने इस आरोप का दृढ़ता से खंडन किया, विरोध किया कि वो वर्ण व्यवस्था के समर्थन के माध्यम से परंपरागत रूप से हीन समझे जाने वाले शूद्र वर्ण की समाज में निम्न स्थिति का समर्थन करते हैं। वो वर्ण व्यवस्था में तत्कालीन भारतीय समाज की जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र को जो हीन माना गया या हीन समझा गया, उसका वो समाज में बिल्कुल ही कतई ही उसका समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, मनुष्यों के मध्य श्रेष्ठता और हीनता का विचार नैतिकता के आधारभूत सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि ये नैतिक नियमों के भी विपरीत है, आध्यात्मिक नियमों के भी विपरीत है।
यदि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं तो हमारे मध्य श्रेणियों के भेद कैसे हो सकते हैं? वर्ण का नियम ईश्वर की सारी संतानों में पूर्ण समानता पर आधारित है। यह संसार के सारे धर्मों का आधार है और स्मृतियों में शूद्रों के विषय में लिखे गए भेदभावपूर्ण श्लोकों को बिना संकोच के अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो मानवता की भावना के विपरीत हैं। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन की बात उन्होंने कही है कि जो स्मृतियों में वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र मिलता है या किया गया है, उसका उन्होंने घोर विरोध किया है। अगले जो सामाजिक व्यवस्था का आधार है वो शारीरिक या कायिकी श्रम की अनिवार्यता द्वारा अन्याय का विरोध। शारीरिक या कायिकी मतलब शरीर के द्वारा किए गए श्रम की अनिवार्यता द्वारा अन्याय का विरोध। गांधी जी ने शारीरिक श्रम की अनिवार्यता के विचार के माध्यम से समाज में शूद्र वर्ण की निम्न स्थिति का प्रभावशाली ढंग से प्रतिकार किया। उन्होंने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक वर्ण के सदस्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन एवं श्रम करके जुटाने चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण के लिए भी शारीरिक श्रम की बात कही, वैश्य के लिए भी और शूद्र के लिए भी और क्षत्रिय वर्ण के लिए भी है कि वो अपने शारीरिक श्रम द्वारा अपने स्वयं के कार्य स्वयं अपने शरीर के द्वारा करे, वो किसी पर इन चीज़ों को नहीं थोपे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण का सदस्य शूद्र वर्ण के लिए निर्धारित कार्यों को तो स्वयं ही पूर्ण करेगा। अतः एक पृथक शूद्र वर्ण का समाज में अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यदि मैं अपने गंदगी को मैं स्वयं अगर साफ करता हूँ, जैसे गांधी जी ने अपने आश्रम में भी ये व्यवस्था कर रखी थी कि अपने शौचालय की सफाई स्वयं द्वारा की जाएगी, तो शूद्र वर्ण का जो एक अलग से जो स्थान या अस्तित्व बना हुआ था वो स्वयं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शूद्र वर्ण के कार्यों को स्वयं व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो वो अपने शरीर के द्वारा करेगा, तो शूद्र वर्ण का समाज में अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य विशिष्ट वर्ग का सदस्य होने के साथ साथ अनिवार्य रूप से शूद्र तो स्वयं होगा ही, क्योंकि वह निर्वाह के लिए शूद्र वर्ण के लिए प्रस्तावित कार्य भौतिक श्रम को संपन्न करेगा। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था के संबंध में मेरा सुझाव है कि आज हम वर्णों के अनुसार हिंदुओं को वर्गीकृत करें तो सभी हिंदू अनिवार्य रूप से एक वर्ण शूद्र के सदस्य होंगे। अगला जो बिंदु है उसके बारे में है कि वर्ण व आश्रम व्यवस्था की पारस्परिकता या उनके आपस में संबंध हैं, परस्पर संबंध हैं। गांधी जी ने आश्रम व्यवस्था के विषय में विस्तार से उल्लेख नहीं किया, किंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था केवल सामाजिक संगठन का सिद्धांत नहीं है, यह व्यक्ति की नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वाह के द्वारा ही अंतिम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अतः उसे अपनी क्षमताओं के अनुसार कर्तव्यों का विभाजन तो कर ही लेना चाहिए। उसे अपने जीवन के विभिन्न चरणों का सार्थक विभाजन भी कर लेना चाहिए। जीवन के 4 चरणों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम के विभाजन भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित आश्रम व्यवस्था का सार है। और गांधी जी का मत था कि वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था के साथ जुड़कर अधिक सार्थक होती है। वे वस्तुतः वर्ण व्यवस्था को परस्पर निर्भर और एक दूसरे का पूरक मानते थे, क्योंकि वर्ण व आश्रम इनके द्वारा ही व्यक्ति अपने नैतिक उन्नति के साथ साथ समाज की भी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है।
अगला जो सामाजिक व्यवस्था का आधार है, स्त्री सुधार के प्रबल। स्त्रियों की जो दुर्दशा थी उस संदर्भ में स्त्री सुधार के प्रबल समर्थक रहे हैं गांधी जी। राजा राम मोहन राय के बाद स्त्रियों की स्थिति में सुधार के कार्य करने वाले महात्मा गांधी ही थे। उनका कहना था कि स्त्रियां किसी भी दृष्टि से पुरुषों से कमज़ोर नहीं होती हैं। उन्हें कमज़ोर कहना उनके प्रति अन्याय और उनका अपमान करना है। सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और नैतिकता आदि जीवन में सर्वोच्च गुणों में स्त्रियों पुरुषों से श्रेष्ठ होती हैं। नैतिकता, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और सहनशीलता के रूप में अगर देखें तो स्त्रियों में ये गुण पुरुषों से कहीं ज़्यादा होते हैं और ये प्राकृतिक रूप से ही ईश्वर की उनको देन है। गांधी जी ने प्रथा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा का घोर विरोध किया और इस बात का समर्थन किया कि स्त्रियों को कानून तथा समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अगला जो उन्होंने आधार बताया, सामाजिक व्यवस्था का आधार, सांप्रदायिकता की एकता समाज में होनी चाहिए। ये समाज का बहुत बड़ा आधार होगा। सामाजिक व्यवस्था में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सामाजिक क्षेत्र में गांधी जी का एक प्रमुख आदर्श भारत के सभी संप्रदायों, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी संप्रदाय हो, को एकता के सूत्र में आबद्ध करना था। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, विशेषकर हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और वो जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हुए। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राष्ट्रीयता का आधार नहीं माना जा सकता। वे सभी धर्मों को समान समझते थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए ही अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। वो सांप्रदायिक भेदभाव नहीं करते थे और वो उसको सांप्रदायिक भेदभाव को सामाजिक व्यवस्था का आधार नहीं मानते थे। वो मानते थे कि सांप्रदायिक एकता के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और उसका प्रबल आधार हो सकता है। और अंतिम जो सामाजिक व्यवस्था का आधार गांधी जी के द्वारा बताया गया है वो है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। क्योंकि तत्कालीन समाज में शूद्र वर्ण के साथ छुआछूत और अस्पृश्यता और उनके साथ सौतेला और दुराचार व्यवहार समाज के अन्य वर्णों द्वारा किया जा रहा था, तो उसका वो अंत करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्हीं के कारण आज वर्ण व्यवस्था की स्थिति में बहुत सुधार हो चुके हैं। अस्पृश्यता भारतीय समाज का एक गंभीर दोष व कलंक मानते थे। मध्य व आधुनिक युग में नानक साहब, कबीर जी, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और विवेकानंद ने भी इसका विरोध किया, किंतु वो इसके मूल आधार को समाप्त नहीं कर पाए। अस्पृश्यता के अंत के लिए गांधी जी ने बीड़ा उठाया और इसमें उन्होंने सफलता भी मिली। उन्होंने हरिजन नाम देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया और ईश्वर का रूप जो देखा वो हरिजन में देखा कि सब जन हरि के हैं, ईश्वर के हैं, परमात्मा के हैं। उनमें किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये अगर होता है तो समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक और बहुत बड़ा अपराध है। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक घातक रोग मानते थे और कहते थे कि अगर इसको समाप्त नहीं किया गया तो ये समस्त समाज को ही नष्ट कर देगा। वे अछूतों को समान अधिकार, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, दिलाने के पक्ष में तो थे ही, साथ ही उनका सबसे ज़्यादा जोर अछूतों को स्वर्ण हिंदुओं के समान मंदिरों में प्रवेश व पूजन के अधिकार का समर्थन किया और कहा कि उन्हें यह अधिकार मिलना ही चाहिए। गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के मध्य वैवाहिक संबंध तथा गोद लेने के संबंध स्थापित करने पर भी जोर दिया। अछूतों को हरिजन का सम्मान प्रद नाम गांधी जी ने दिया और हरिजनों की स्थिति सुधार में गांधी जी का
योगदान अतुल्य है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार गांधी जी ने व्यक्ति व समाज के संबंध में अपने विचारों में भारतीय समाज की कुरीतियों, भेदभाव, ऊंच नीच तथा अत्याचारों व मानवीय आचरण के विरुद्ध जो व्यवस्था फैली हुई थी, उनको विस्तार से बताकर उनका पुरजोर तरीके से उनमें सुधार के सकारात्मक प्रयास किए और इसमें उनको बहुत बड़ी सफलता भी मिली। गांधी जी के सामाजिक व्यवस्था के आधार पार्ट 3 में सामाजिक व्यवस्था के आधारों का हमने इसमें चर्चा करी। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। एक बार पुनः धन्यवाद।